My dear, chapter number 7, that is national income, 8 and 12 marks. नॉर्मली नेशनल इनकम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम, यानी एक इंसान जितना पैसा कमाता है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में जितने लोग अवेलेबल होते हैं ना उनका। अब एक इंसान पैसे कहाँ से कमाता है पहले वो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास जॉब करते तो आपको बदले में क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा, वेजेस मिलेगा, बोनस मिलेगा। ये सब आपके लिए क्या एक तरीके का इनकम का सोर्सेस है। अलावेंसेस मिलेगा, आपको ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव मिलेगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है सैलरी के अलावा आपके बॉस से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। अगर आपका घर वगैरह है तो आपको उससे रेंट वगैरह मिल सकता है ना, भाड़ा वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है? तो रेंट वगैरह क्या पर आ जाएगा आपका? यहाँ पर। उसके अलावा मान लो आपके बाप दादाओं ने बहुत पैसा कमा के रखा है और आप क्या कर रहे हो? आप उन प्रॉपर्टी को बेच कर आप पैसा कमाना चाहते हो, तो भी आपके लिए वो क्या है? कैपिटल, ठीक है। तो वो सारी प्रॉपर्टी भी आपके लिए क्या रहेगा? इनकम। आप कमीशन एजेंट का काम करो तो कमीशन आपके लिए, ब्रोकरेज आपके लिए, है ना, आपको कहीं से इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, ये सारे तरीके से आपको इनकम मिल रही है। तो अगर एक इंसान को कहीं से भी इनकम मिल रही है तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? उस नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, समझा? यानी नेशनल इनकम को सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। आप जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे को हम इनकम कहेंगे, आपकी इंडिविजुअल इनकम है। लेकिन जब देश के हिसाब से देखा जाए तो एक इंसान के हिस्से में कितनी इनकम आ सकती है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। अगर उसको नंबर ऑफ पॉपुलेशन से किया जाए तो वो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम मिल जाएगा। कि कोई रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन वगैरह भी तो मिलता है, तो ये भी उसके लिए क्या एक तरीके की इनकम है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब मैं बात करूँ व्हाट इज नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर कोई सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है तो वो कौन सा है? नेशनल इनकम है। क्योंकि अगर मैं ऐसा मानूँ कि नेशनल इनकम जो कैलकुलेट करने के लिए मैक्रो का पार्ट इसलिए है क्योंकि मैक्रो का सबसे पहला एस्पेक्ट ही नेशनल इनकम है। उसके बाद वो बाकी चीज़ों पे बात करेगा, कमर्शियल बैंक, बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रल बैंक, फॉरेन ट्रेड, ये सब बाद में बात करता है। वो पहले किसके ऊपर बात करेगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए वो ये सारी चीज़ें देखने वाला है। The national economy comprises of all forms of and factories, shops and markets, banks and financial institutions, various departments and their offices, etc. यानी नेशनल इनकम के अंदर आपके पास मिलने वाली जहाँ से भी सोर्सेस ऑफ इनकम है, चाहे वो आपके फर्म हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मार्केट, शॉप, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अलग अलग डिपार्टमेंट हो, वो सारी चीज़ें आप कहाँ पर कंसिडर करते हो? नेशनल इनकम में। इसीलिए नेशनल इनकम कौन सा कंपोजिट मेजर के अंदर आता है? Of all economic activities such as production, distribution, exchange, consumption, but is also an objective indicator of economic welfare of the people in a country. मतलब नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ ये नहीं कहना है कि सिर्फ हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर इनकम को कंसीडर करना है। राष्ट्रीय आय बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो राष्ट्रीय आय बोलते हैं उसको, देश की कमाई। नेशनल इनकम मतलब देश ने क्या कमाया। तो जब एक इंसान कमाएगा तो देश कमाएगा, अगर तुम नहीं कमाओगे तो तुम्हारा देश कैसे कमाएगा? क्योंकि सबके इनकम को ऐड करने के बाद ही क्या मिलेगा? नेशनल इनकम मिलने वाला है। तो हर एक इंडिविजुअल की इनकम क्या होती है? अलग होती है। कल तुम लोगों ने देखा है कि नहीं देखा मेरे को पता नहीं, कितने प्रतिशत लोगों को पता है अडानी के साथ क्या सीन चल रहा है? गौतम अडानी, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सब के साथ बहुत भयंकर सीन चल रहा है ना? मालूम है कि नहीं? यूएस में एक कंपनी है,
ठीक है, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं तो क्या हिंदस रंग करके कोई कंपनी है जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्क्रूटिनी करता है। क्या करता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की स्क्रूटिनी करता है। और उसने वो स्क्रूटिनी किया, और स्क्रूटिनी करने के बाद उसने कुछ फंडामेंटल्स रिपोर्ट्स वगैरह बाहर निकाले, और उसके बाद उसको बताया गया, उसने डिक्लेयर किया कि अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री कुछ तो बड़ा झोलझाल चालू है, लाखों करोड़ों रुपए का डेप्ट है, ठीक है, मैनिपुलेशन इन अकाउंट्स है, अकाउंट्स में उन लोग ने गलत तरीके से दिखाकर प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश की है, लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग दिखा रहे हैं, जिस वजह से गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिचेस्ट पर्सन था ना, वो सीधा धड़ाम से गिर के 7th नंबर पर आ गया, अभी 7th पे आ गया है, जिसको एक दिन में 1.3 लाख रुपीस का नुकसान हुआ है। 1.3 लाख रुपीस का इतना नुकसान उसको खाली एक दिन में हुआ है। तो गौतम अडानी ने वो कंपनी को बोला है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। उन लोग ने क्या बोला पता है? यूएस कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि जब तुम कोर्ट में चैलेंज दोगे ना, ये वही कंपनी है जो अमेरिका में नाल्को की नाकोल ऐसा करके कंपनी है, नाकोल इंडस्ट्रीज का, उसकी धज्जियां उड़ा दिया था। जिस कंपनी का शेयर $60 पे ट्रेड हो रहा था, कितने डॉलर पे? $60 पे ट्रेड हो रहा था। आज उस कंपनी का शेयर ₹3। अमेरिका की सबसे बदनाम कंपनियों में इसका नाम गिना जाता है। 2 साल पहले ये क्या है? मतलब एक इंसान बहुत पैसा कमा रहा है, एक इंसान पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन अगर हम उसकी इनकम को कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसकी भी इनकम जोड़ी जाएगी, मेरी भी इनकम जोड़ी जाएगी, अनिल अंबानी की इनकम भी जोड़ी जाएगी, मुकेश की भी जोड़ी जाएगी, है ना, रतन टाटा सर की भी जोड़ी जाएगी, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों की इनकम जोड़ी जाएगी। देश के अंदर 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाले देश है, तो उसमें से जितने जो भी कमा रहे हो सबकी इनकम को जोड़ी जाएगा, और जोड़ने के बाद क्या बनेगी? नेशनल इनकम बनेगी। ठीक है ना? हम लोग को सबको पता है कि नहीं, हम लोग चाइना से आगे हो गए पॉपुलेशन में। हाँ, ये याद रखना, पॉपुलेशन से में आगे हम लोग। क्यों आगे पता है ना? लॉकडाउन नहीं बोल रहा कोई लॉकडाउन नहीं बोलेगा। हाँ, कोई लॉकडाउन नहीं बोलेगा। लॉकडाउन में क्या घर में तो क्या भाई क्या चल रहा है भाई? लॉकडाउन नहीं, हमारे पास उसके अलावा भी सोल्यूशन है। बर्थ रेट इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन है, और डेथ रेट इसलिए डिक्रीज हुआ बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो 2-3 फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना पड़ता है। ना कम टू व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले बेटा क्या बोला है सर? मैक्रो इकोनॉमिक कौन सा कॉन्सेप्ट है? नेशनल इनकम जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट में आता है सर? ओ माय डियर, कौन से? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। ओ हो। तो इसका मतलब नेशनल इनकम कौन से कॉन्सेप्ट में आ गया? मैक्रो। क्योंकि ये छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरे देश की बात है बेटा, पूरी राष्ट्र की बात है, तो ये छोटा कॉन्सेप्ट में कंसिडर नहीं होएगा। दूसरा, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये रॉ मटेरियल में डील नहीं करेगा। इट इज टॉकिंग अबाउट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बारे में बात करेंगे अपन? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप किसी को डिलीवर करते हो, तो डिलीवरी करने के बाद आपको पैसे मिलेंगे ना, कि पहले ही मिल जाएंगे? कैसा लगेगा तुमको वड़ा पाव की जगह पे मैं वड़ा का मसाला दूं? अच्छा लगेगा? अल्टीमेटली वड़ा के मसाले के ऊपर बेसन की लेयर डाल के आपको वड़ा बना के देने वाला है ना वो। आप वड़ा पाव का पैसा दे रहे, मसाले का पैसा दे रहे क्या? नहीं। बट वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है वो फाइनल होगा, तो आप उसको डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे। व्हाट डू इज कंज्यूमर? कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहता है। अगर वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है उस लेवल पर, तो उसकी वैल्यू क्या करेगा? वो पे ऑफ करेगा, अदरवाइज पे ऑफ करने वाला नहीं है। उसके बाद आता है बेटा
नेट एग्रीगेट वैल्यू, किसकी बात करें हम लोग? एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट वैल्यू के अंदर कुछ चीजें कंसिडर होती है जो आने वाले टर्म्स में अपने को नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। उसमें अपने को जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो वो सारी चीजें किधर आ जाएगी सर? नेट एग्रीगेट वैल्यूज में आ जाने वाली है। ठीक है, आगे देखो, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से क्या इनकम मिलती है सर? हम अब्रॉड को एक्सपोर्ट करते हैं और उससे कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट किया हुआ पैसा, एक्सपोर्ट मैंने माल बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट किया तो पैसा जाएगा, तो इनकम माइनस एक्सपेंस, मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरे देशों के साथ जब आप आदान प्रदान करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पर आपको कुछ पैसे मिलते भी तो है और कुछ पैसे देने भी पड़ते हैं। अगर मैंने किसी देश को माल क्या किया है? बेचा है, तो वो मुझे पेमेंट देगा, मतलब वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है सर? इनकम का। और अगर मैं किसी देश से कोई सामान इंपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इनकम और पेमेंट के बीच का, रिसिप्ट एंड पेमेंट के बीच का है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सर? सरप्लस वाला काम हो जाएगा। कौन सा? सरप्लस। इसी को बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट अब्रॉड में इनकम माइनस पेमेंट के हिसाब से नहीं होगा, वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हिसाब से होगा। क्लियर है क्या? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर बात करता है फाइनेंशियल ईयर। हर सबको पता है फाइनेंशियल ईयर अपना कब से चालू होता है बेटा? 1 अप्रैल से चालू होता है और खत्म कभी होता है? 31 मार्च एवरी ईयर। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 2022, और 2023 में अपना ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। फिर आता है बेटा ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नॉर्मली हर ऑब्जेक्टिव्स में कभी कभी पूछता है नेशनल इनकम इज अ डैश कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। इजीली, क्योंकि ये भाई सर्कुलर बेसिस पर काम करता है। एक का इनपुट दूसरे के लिए आउटपुट हो सकता है। एक ने अगर आपको कोई रिसोर्सेज दिया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इनपुट का काम कर सकता है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक है, एक हो गया फॉर्म और एक हो गया मान लो सोसाइटी या कंपनी या इंडस्ट्री, ऐसा कुछ भी बोल सकता है, सोसाइटी भी बोल सकता है, फॉर्म, इंडस्ट्री, कुछ भी होगा। दो है। अब सोसाइटी अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनको देगा। सोसाइटी क्या देगा सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लेबर, कैपिटल, ठीक है। जब ये इनको यहां मिलेगा तो फॉर्म इनको कुछ तो रिटर्न करेगा, तो ये रिवॉर्ड्स ऑन प्रोडक्शन है। रिवॉर्ड्स ऑन प्रोडक्शन। सोसाइटी से कोई बंदे ने जमीन दिया तो फॉर्म उसको बदले में क्या देगा? लेबर आ रहा है तो उसको बदले में सैलरी या वेजेस देगा। कोई बंदा कैपिटल दे रहा है तो उसको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो उसको बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट, सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट, सर्कुलर कॉन्सेप्ट ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है। एंड लास्ट, ऑल थिंग इज अबाउट मनी वैल्यू। सपोज अपने लिए मनी वैल्यू क्या है? रुपीज़ है। अमेरिका के लिए क्या रहेगी? डॉलर। जापान के लिए येन। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है। नाउ माय डियर, व्हाट इज नेक्स्ट स्लाइड? कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्सेप्ट ऑफ, भाई साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पहले मतलब समझ के लो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। वर्ड है यहाँ पर ग्रॉस मार्केट वैल्यू। पूरा वैल्यू, पूरा सब कुछ क्या रहेगा आपका? सेम। यहाँ पे वर्ड क्या है? ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ क्या? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year.
अब ये जीडीपी है, इसका दूसरा होता है एनडीपी। अब वो दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ वन। वहां पर कौन सा वर्ड था? ग्रॉस। यहाँ पर कौन सा वर्ड है? नेट। दोनों का मतलब थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज कुछ नहीं। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट। अब यहाँ पे जीडीपी के लिए सबसे पहला बात किया जाता है कंजम्पशन का। किसका बात करेंगे सर अपन? कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं सी। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। आई किसके लिए आता है सर? इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, प्लस आई। फिर आता है जी। जी बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कंजम्पशन बोल सकते हैं कुछ भी, तो प्लस जी। और लास्ट में आता है एक्स माइनस यानी नेट अब्रॉड इनकम, तो उसमें आएगा एक्स माइनस एम। प्रॉब्लम है क्या? तो जीडीपी कैसे आएगा? सी आई जी। सी आई जी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट कंजम्पशन बोल सकते हैं, प्लस एक्स माइनस एम। हमने जो चीज़ें कंज्यूम की वो कंजम्पशन में आ जाएगी, मैंने जो पैसा कमाया उससे मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो आई में आ जाएगा। गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर कुछ तो खर्चा किया रहेगा, हॉस्पिटल हो गया या फिर आपके लिए स्कूल बनाया होगा, कॉलेजेस बनाया होगा, रोड्स बनाए होंगे, ब्रिजेस बनाए होंगे, टोल नाका, मेट्रो, मोनो या फिर क्या बोलते हो, बुलेट ट्रेन बनाया होगा ना, या बनाएगी, तो सब क्या हो गया? गवर्नमेंट। और लास्ट में आता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये नेट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी, अगर इसी जीडीपी के कॉन्सेप्ट में मैंने अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, क्या माइनस कर दिया, तो मेरा बन जाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी माइनस है तो जीडीपी के साथ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इसमें खाली एक वर्ड ऐड करना, कौन सा? डेप्रिसिएशन। और एज ए अकाउंट स्टूडेंट आप सबको पता है डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स रिडक्शन और फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन असेट, ठीक है, क्लियर है क्या? उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जीएनपी। वहां पे क्या था? जीएन, जीडी, जीडीपी था, जीडी और पी, फिर क्या था? एनडीपी। अभी क्या आएगा? जीएनपी और नेक्स्ट आएगा एनएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दोनों को कंपेयर करेंगे, जीएनपी और एनएनपी को। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मीन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ final goods and services produced annually in a country which the estimated according to the price prevailing in the market। और इसी को अगर हम लोगों ने एनएनपी के साथ कंपेयर किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ 1 ईयर। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कंसिडर किया जाएगा, बस फर्क क्या है? आपका देखो यहाँ तक पार्ट आपका जीडीपी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इतना जीडीपी में आ गया। खाली आपको यहाँ पर एक और पार्ट ऐड करना है, दैट इज आर माइनस पी। आर क्या होता है? रिसिप्ट माइनस पेमेंट। और अगर इस जीएनपी में मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा? एनएनपी। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से। जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस, ये मेरा क्या है? और एनडीपी करते समय मेरे को क्या करना है? इस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन क्या करना है? माइनस, यानी पूरा एज इट इज लिख के माइनस डेप्रिसिएशन किया तो भी चलेगा। अब ये जीडीपी के बाद आता है जीएनपी आता है, तो यहाँ पर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसके साथ साथ मुझे क्या करना? आर माइनस पी। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, जीडीपी के साथ आर माइनस पी। प्रॉब्लम। और एनएनपी करते समय मुझे क्या करना है? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो मेरा क्या बन जाएगा सर? एनएनपी। प्रॉब्लम है क्या? ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 मार्क के लिए पूछा, फर्स्ट लाइन 1 मार्क और ये लिख दिया 1 मार्क, हो गया तुम्हारा। खाली अगर थोड़ा सा सर छोटा नहीं हो जाएगा आंसर? हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करना है। तो C इज इक्वल टू कंजम्पशन, I इज इक्वल टू G इज इक्वल टू X माइनस M इज इक्वल टू
आर माइनस पी और बड़ा कर दिया, हो क्या है, समझा। नेक्स्ट क्या बोलता है, डिफिकल्टीज ऑफ, वेरी गुड, बोले तो important. This question is very very important for the examination point of view. ठीक है, चाइना वाला बोलता है ना, मोदी जी यू आर वेरी एक्सट्रीमली टैलेंटेड, मोदी बोले धन्यवाद धन्यवाद। माय डियर, डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, भाई साहब राष्ट्रीय आय में कुछ दिक्कतें आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती है। वो डिफिकल्टीज क्या है, तो पहली डिफिकल्टी और सेक्शन डिफिकल्टी को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है। एक है बेटा थियोरिटिकल डिफिकल्टी और एक है आपकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, थियोरिटिकल डिफिकल्टी मतलब किताबी, इट्स ओनली रिटन इन द टेक्स्ट बुक, ऐसा बोला जाएगा। प्रैक्टिकल मतलब जब हम इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश करते हैं तब एप्लीकेबल, सच में क्या दिक्कतें आती है, ये दो चीज ऐसा समझो। अगर मैं बात करूं पहला ट्रांसफर पेमेंट, सुना है कभी ट्रांसफर पेमेंट का नाम? गवर्नमेंट क्या करती है, वो पेंशन देती है। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो तो गवर्नमेंट आपको सैलरी देगा, गवर्नमेंट आपको पेंशन देगा, गवर्नमेंट आपको कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए कुछ तो खर्चा देगा। अब ज़रा ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट अगर ये सारे खर्चे दे तो गवर्नमेंट के लिए वो क्या है, गवर्नमेंट का एक्सपेंस आपके लिए क्या है, हो गया ना दिक्कत कि आपकी इनकम नेशनल इनकम में आएगी। बोले हाँ सर आएगी, मैं कमा रहा हूं, पर ये इनकम आ कहाँ से रही है, गवर्नमेंट के तिजोरी से आ रही है। तो ये इनकम कहाँ से हुई, समझा। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, दो तिजोरी रखा है, एक में एक्सपेंसेस निकाल के आपके खाते में डाल रहा है, आपके लिए इनकम, और वो इनकम को कंसीडर कर रहा है। अरे मतलब क्या, अगर गवर्नमेंट के तिजोरी में 100 रुपया है, उसमें से 10 रुपया वो पेंशन दे रहा है, तो गवर्नमेंट की तिजोरी में कितना बचा, और यही 10 रुपया आपके खाते में आया तो 10 रुपया आपका प्लस हो गया, तो वो 10 रुपया नेशनल इनकम में प्लस हो गया। तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा कितना है, 90 + 10 100। अरे घूम फिर के पैसा उधर ही आ रहा है ना, हो गई ना डिफिकल्टी, समझा। तो ट्रांसफर पेमेंट एक डिफिकल्टीज मानी जा सकती है। दूसरा है सर इलीगल पेमेंट। इलीगल पेमेंट समझते हैं अपन क्या, जिस चीज का आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, इफ यू डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू योर पेमेंट्स इज नोन एज इलीगल पेमेंट्स। आपके पास, अच्छा तुम सुन, मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया किसी ने डाला, इलीगल है क्या, नहीं बेटा वो लीगल हो गया। क्यों पता है, बैंक पासबुक में तो एंट्री आएगी, बट आपके घर में जो कैश पड़ा होगा, जो कैश आया होगा, बैंक से नहीं निकाला होगा, जो कैश आया है उस कैश को आपने घर की तिजोरी में रखा, तो वो उसके लिए आपके पास जवाबदेही नहीं है, तो उसको आप क्या बोलेंगे सर, एक तरीके के इलीगल पेमेंट बोलेंगे। यानी आपके किसी पेमेंट का आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, एनी ऑफ द पेमेंट विच हैव डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड। वो पिक्चर देखा तुमने, रेड, रेड पिक्चर देखा, रेड कौन सी पता है ना, अजय देवगन वाली है ना। ये पिलर हम कहे रहे कि ये पिलर ना बांधो ना बांधो ना बांधो, लेकिन ये ससुरा लोग हमारी बात सुनते ही नहीं है। अच्छा अम्मा ये पिलर पहले ना ही रहे, अरे तोड़ो, तोड़ता पिलर में से पैसा निकलता है, फिर बोलता, फिर तब वो अम्मा ही बोलते हैं ना, घर का विभीषण बोलता है ना, विभीषण, वो पिक्चर में टेंशन में रहता है ना, वो बूढ़ा मालूम है, सौरभ शुक्ला शायद नाम है उनका, वो बोलता है, वो टेंशन में रहता है, ये घर का विधि कौन था, अरे अम्मा ही थी बे, जब तक तो परेशानी था,
जब से उसको पता चला कि घर के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, तब जाके उसने रेड मारना, रेड उसकी सक्सेसफुल हुई ना। तो यही चीज है कि जिस अच्छा वो उसका पैसा छोड़ भी देता अगर उसके पास सबूत होता। If you have any kind of a payment and you have a legal document, any of the supporting document, आपकी पेमेंट लीगल मानी जाएगी, अदरवाइज इलीगल। अरे तुम्हारा पैसा है, तुम घर में 1 लाख रुपया रखो या 1 लाख करोड़ रखो, उससे कोई हमको तकलीफ नहीं है। सबूत है क्या है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो। इफ यू हैव अ डॉक्यूमेंट डोंट वरी। सो आपको लीगली क्या पे करना है, टैक्स। लीगल पे टैक्स पे कर दो, टेंशन नहीं। नहीं है डॉक्यूमेंट, तब उसको क्या माना जाएगा, आपकी इलीगल पेमेंट मानी जाएगी। फिर आती है अनपेड सर्विसेज। आपने काम कर दिया लेकिन आपने पैसा नहीं दिया, तो जब आपने पैसा नहीं दिया तो किसी और के लिए वो इनकम मानी जाएगी क्या, नहीं। तो वो भी आपके लिए क्या थियोरिटिकल डिफिकल्टीज के अंदर आ जाता है। फिर आता है बेटा प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ, खुद कमाने, बोलते ना खुद खाने के लिए बनाया गया है। किसान देखा कि नहीं, किसान फार्मर्स अगर मान लो अपने खेत में खेती बाड़ी करके वो मान लो 12 क्विंटल, ठीक है, 12 क्विंटल अगर गेहूं उगाते हैं तो 12 क्विंटल का 12 क्विंटल मार्केट में बेचने वाला है क्या, नहीं। वो बोलेंगे पूरा साल में मैं ना 1 क्विंटल अपने लिए रख लेता हूँ। 1 क्विंटल मतलब 1000 किलो गेहूं होता है, 1000 kg गेहूं, तो 1000 गेहूं बहुत होता है। तो उन्होंने क्या किया, 1000 क्विंटल अपने, 1 क्विंटल अपने लिए रख लिया, 11 क्विंटल मार्केट में बेचने के लिए रखा। तो 11 क्विंटल बेचने पे उनको पैसा मिलेगा, तो 11 क्विंटल का पैसा नेशनल इनकम में जुड़ सकता है ना। जो सेल्फ कंजम्पशन है उस वो इनकम कंसीडर किया जाएगा क्या, नहीं। वही डिफिकल्टी है कि अगर आपने खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन किया है तो वो आपके लिए जैसे मान लो आपने अपने गमले में है ना शिमला मिर्च का एक पौधा उगा लिया, मान लो, हाँ ऐसा होता है, मिर्ची का छोटा छोटा पौधा या कड़ी कड़ी पत्ते का पौधा उगा लिया। अब आपने दुनिया को बांटने के लिए रखा है क्या, तोड़ा भाजी में डाला खाया, यही चलता है। तो वहां पर जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो इनकम में आएगी क्या, नहीं। जब वो खुद की इनकम में नहीं आया तो नेशनल इनकम में आएगी क्या, नहीं। इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, दूसरे देशों से क्या मिल रहा है आपको, पैसे मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट कहती है अगर आप दूसरे देशों से क्या कर रहे हो, इंपोर्ट मत, सॉरी, अगर आप दूसरे देशों को क्या दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो ना, तो आपको इनका आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। क्या मिलेगा सर, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। तो भाई हम आपको क्या देंगे यहाँ पर, सब्सिडी या आपको कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। तो वहां पर आपको पैसा मिल रहा है और गवर्नमेंट आपको फायदा भी दे रही है, तो इसका मतलब वो इनकम में कंसिडर करने जैसा अमाउंट बचा ही नहीं। वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट भी तो आपको समय समय पर क्या देता है, सर्विस। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, हॉल का खर्चा, ग्राउंड का खर्चा, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाओगे फॉर्म का 2 रुपया 3 रुपया 1 रुपया रहता है। तो यहां पर वो क्या है, वो सर्विसेज का कुछ तो पैसा लेगी गवर्नमेंट, खुद के सर्विसेज का क्या ले रही है, पैसे ले रही है। एंड लास्ट चेंजिंग द प्राइस लेवल। अब प्राइस लेवल डिफिकल्टीज हो जाती है, जैसे शक्कर हमारे दुकानों पर कितने का मिलता है, 40 से लेके 42 या 45 के आसपास मिल रहा है शायद, इतना मुझे याद है। अब गवर्नमेंट चाहती है इससे ज्यादा भाव ना बढ़े, तो गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे देशों से शक्कर इंपोर्ट करती है, ताकि हमारे देश के अंदर शक्कर की कीमतें फ्लक्चुएट ना हो। अगर शक्कर की शॉर्टेज हो गए तो प्राइस में राइज, अगर प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो प्राइस लेवल भी चेंज हो जाएगा। इसलिए टू मेंटेन दैट प्राइस लेवल वहां पर क्या करते हैं हम लोग, दूसरे मतलब दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, ताकि प्राइस लेवल क्या रहना चाहिए, अपना मेंटेन रहना चाहिए। डिफिकल्टी है क्या, थ्योरेटिकल डिफिकल्टी है क्या, पक्का एक बार नजर घुमाओ देखो।
नाउ कम टू द प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। एक्चुअल में क्या दिक्कतें आती है? पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंट। जैसे मानो मैं कहीं पे काम करता हूँ, मान लो मैं TCS में काम कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, वो मुझे 25,000 रुपये पगार दे रहे हैं, तो ये 25,000 रुपया मेरे लिए क्या हो गई? ये इनकम कहाँ जाएगी सर? नेशनल इनकम में प्लस हो जाएगी। क्लियर है? हो गया। अब मैं 25,000 जाके क्या कर रहा हूँ? घर पे दे रहा हूँ, बीवी को दे रहा हूँ, बीवी खुश हो गई, बोले आज जाओ भी शॉपिंग करनी है, माना लेके जाओ। पहले राशन भरा, तो राशन की दुकान पे गए, राशन वाले से राशन लिखवाया, उसने बिल बनाया 10,000 रुपया। अब वो 10,000 रुपया सेलर के लिए क्या हो गई? अगर उसके लिए इनकम है तो उसकी इनकम भी क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम में। भाई साहब 25 में से ऑलरेडी 10 ऐड हो गया ना, 25 ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड था, ये अलग से जो उसी में से तो 10 दिया मैंने, जो ऑलरेडी नेशनल इनकम में 25,000 ऐड हो चुका है, उस 25,000 में से 10,000 मैंने दिया तो वापस से ऐड हो गया। तो अब नेशनल इनकम में 25,000 मेरा, 10,000 सेलर का, तो टोटल कितना हो गया? हो गया ना डबल काउंटिंग की दिक्कत। जो पैसा ऑलरेडी ऐड हो चुका है उसको वापस से ऐड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? यानी इनकम कितनी है? 25, ऐड कितना हुआ? 35। हो गई ना डबल काउंटिंग। तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में सबसे बड़ा इश्यू आता है डबल काउंटिंग का। इसका डबल काउंटिंग। सेकंड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जिसको अभी तक आपने मोनेटाइज नहीं किया है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, 2-3 चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में काम करने वाली आपकी माँ, अम्मा, है ना, माई, आई, है ना, काम करते हैं ना, वही काम दूसरे के घर में करते तो पैसे मिलते थे, बट अपने खुद के घर में काम कर रहे तो रिस्पेक्ट की जाए, पैसे भी नहीं मिल रहा, रिस्पेक्ट भी कम हो रही है। पति भी ऐसा नहीं है, 2% 3% लोग रिस्पेक्ट करते हैं, 97% लोग क्यों को वैल्यू नहीं है कि भाई वो काम कर रहे, उसके पैसे मिल रहे क्या? नहीं। अगर वही काम वाली बाई के कपड़ा धोती तो उसको पैसा देना पड़ता तो उसकी वैल्यू होती थी। मम्मी की वैल्यू नहीं है, मम्मी अरे मम्मी सोने देना रे मम्मी। नॉन मोनेटाइज सेक्टर है ना, जिसमें वो पैसा लेते हैं नहीं है। अभी कोई आपको धर्म कार्य करने के लिए, रिलीजन एक्टिविटी करने के लिए बुला लिया, भंडारा खिलाने के लिए बुला, तो पैसा मांगोगे? अरे भैया हम 1 घंटा यहाँ पे भंडारा खिलाएंगे, 500 रुपये दे देना हमको, मांगेगा? नहीं। तो कुछ सेक्टर आपके क्या है? नॉन मोनेटाइज सेक्टर है, तो जिससे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। यू आर डिलीवरिंग योर सर्विसेज, आप अपनी सर्विसेज दोगे, बट वहां पर आपको पैसे मिलने वाले नहीं है। तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर नॉन मोनेटाइज, पैसा मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है। फिर आता है इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डेटा। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अटैच नहीं होती है। आपके पास डेटा अवेलेबल है, आपके पास जानकारी है, लेकिन उसका प्रॉपर सोर्स आपको नहीं पता है। जब आपको प्रॉपर सोर्स नहीं पता होता तो आप उसको क्या बोलोगे? इनएडिक्वेट। और जो जिसका प्रॉपर सोर्स ही नहीं है उसको आप नेशनल इनकम में ऐड कैसे करोगे? बिकॉज नेशनल इनकम क्या कहता है? वी वॉन्ट एनी ऑफ द इनकम विच हैव अ रिलायबल सोर्सेस, अदरवाइज वो बाकी कहाँ पे चलाएगा? इलीगल में चला जाएगा ना। दैट्स इट। अब मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन आपके इनकम को बढ़ाएगा कि कम करेगा? सिंपल सी बात है, आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम करने का काम करता है। असेट के ऊपर जितने भी तरीके के असेट्स होते हैं, फिक्स असेट्स होते हैं, उस पर असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए वो लॉसेस या एक्सपेंसेस का काम करता है ना, तो वो भी आपके इनकम को क्या करता है? कम करता है। फिर बात करते हैं कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस।
बाप दादाओं ने 10,000 रुपये का घर लिया था, आज उस घर की कीमत हो गई है 1 करोड़ रुपया। तुम क्या बोलोगे? बेच के निकल जाते, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले आपको उस 10,000 रुपये को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो दादाजी ने 1975 में घर लिया था और आज चल रहा है 2023, तो सबसे पहले आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करना है। सो यू हैव टू कन्वर्ट योर 10,000 रुपीज टू योर एग्जिस्टिंग 2013 रुपीज, आज की इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ही जाकर आप कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हो कि इस ट्रांजैक्शन में आपको फायदा मिला या नुकसान। 1975 में 10,000 का घर मिलना पॉसिबल था, बट आज पॉसिबल है क्या? नहीं। इसको बोलते हैं वैल्यू चेंज होना, इन्फ्लेशन आना, कुछ भी बोलो, जो रीजन बोलना है बोलो, ठीक है। 10,000 50,000 में आज का हमारे जो बाप दादा है या पापा है, उन्होंने भी घर लिया होगा ना, तो ऑलमोस्ट 10,000 से 50,000 के आसपास ही लिया होगा, और आज वो घर की कीमत लाखों में है, करोड़ों में है। और अगर आप जब लाखों में घर खरीद रहे हो तो कल वो करोड़ों में भी जाएगा, ऐसा। फिर इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। अगर नेशनल इनकम कब कैलकुलेट करें? जब आप इनकम को क्या करते हो सर? रिपोर्ट करते हो। इनकम को आप क्या करते हो सर? अगर आपको इनकम को रिपोर्ट करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। यहां पर इनकम टैक्स गवर्नमेंट कहती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई साहब हम आपसे टैक्स नहीं मांग रहे, लेकिन आप टैक्स डिक्लेयर तो करो, आप अपनी इनकम डिक्लेयर तो करो। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए के अंदर है तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आपको टैक्स भरना नहीं है। यू हैव टू जस्ट शो कि आपकी इनकम 2.5 लाख के आसपास है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलता 2.5 लाख के ऊपर टैक्स भरो, वो बोलता है तुम्हारी इनकम अगर 5 लाख के अंदर भी है ना, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर 2.5 लाख है तो पहले 2.5 लाख पर आपको टैक्स नहीं भरना है। मानो आपकी इनकम 480, 490, 499 है, तो अगले आने वाले 2.5 लाख रुपए पर आपको 5% टैक्स भरना है। कितना भरना है? तो उस हिसाब से 12,500 आता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर ही सिमट जा रही है ना, तो ये 12,500 का हम आपको दे देंगे रिबेट, यानी अभी भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको यहाँ पर टेंशन लेना नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है? डिक्लेयर करना है कि आई एम दी ऑनेस्ट टैक्स पेयर। लेकिन अगर मेरी इनकम 5 लाख के ऊपर क्रॉस होती तो मैं टैक्स भरता, मेरी इनकम डिक्लेयर ही नहीं किया मैंने, तो क्यों नहीं करता? लोग डर जाते हैं, अरे भैया इनकम टैक्स वाला आके रेड मार देगा। भाई साहब खतरा आपके सर पे कब मंडराने लगा था? जब 18 साल होते ही आपने क्या बना लिया? पैन कार्ड। तभी से खतरा है। कोई भी हो, कितना भी अनपढ़ गवाह रहने दो, सबके पास पैन कार्ड होता है। डरना तब से शुरू होना चाहिए। वो इनकम टैक्स कभी भी आपके घर में आ सकता है, जरूरी नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही आए, नहीं वो पहले भी आ सकता है, बिकॉज आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो आपको आईटीआर डिक्लेयर करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए नहीं। आपको सीए को पकड़ना है, सीए 2,000 से लेकर 3,000 के बीच में लेगा। आपको खाली करना क्या है? अपना पैन कार्ड का डिटेल देना है, ठीक है, उसको अपने बैंक पासबुक का फोटो कॉपी वगैरह सब देना है। वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न आपको बताना है कि मेरे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या एसेट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, जो भी आप खरीदोगे साल भर के अंदर उसको बताने का कि ये साल मैंने सोना खरीदा, ये साल मैंने टीवी खरीदा, ये साल मैंने मोबाइल खरीदा, ये साल मैंने फ्रिज खरीदा, सब बताने का। बताने के बाद वो आपके वो चीज़ें वो बैलेंस शीट में डालेगा, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ाएगा, आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेगा। बस आपको डिक्लेयर करना है कि मैं इतना कमा रहा हूं, यानी आपको 5 लाख के ऊपर आपकी इनकम जा रही है तो नहीं, मैं LIC भर रहा हूँ, मेरा मेडिक्लेम है, मेरा ये है, मेरा फलाना है, मेरा बिस्ताना है, मैंने गवर्नमेंट के इसमें पैसा लगाया है, मैंने इधर पैसा लगाया, मैंने CM रिलीफ फंड में पैसा डाला, मैंने PM रिलीफ फंड में। उसको बताओ कि तुमने क्या सेवा कार्य किया है, वो उसका भी डिडक्शन करवाएगा और आपको टैक्स 0 भरने भी आ सकता है। सिर्फ आपको डिक्लेयर करना है। क्या करना है? सिर्फ डिक्लेयर करना है। कोई आपसे आपके जेब से पैसा छीन के जाने वाला नहीं है। यू हैव टू जस्ट डिक्लेयर। लेकिन लोगों के इलिटरेसी और इग्नोरेंस की वजह से रिपोर्ट ही नहीं होती कि कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। मालूम है ना, काम करने वालों की तादाद एक अलग होती है और नॉन वर्किंग का पॉपुलेशन अलग होता है।
इसमें से बैठे हुए, इस कमरे में बैठे सभी लोग काम कर रहे हैं क्या? कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, या कोई नहीं कर रहा, ऐसे ही होगा वर्किंग पॉपुलेशन। इसका मतलब नेशनल इनकम में किसका कंट्रीब्यूशन है? सिर्फ जो काम कर रहे हैं उनका ना, क्योंकि कमा कर वो लेकर आ रहे हैं, यस और नो। और लेकिन पर कैपिटा इनकम में सबके, छोटे बच्चे से लेके बड़े से बड़े बुजुर्ग जो नहीं भी कमा रहा उसमें भी पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट की जा रही है, इसी को बोलते हैं वर्किंग। हमने क्या किया, कैटेगराइज किया कि काम करने वालों की तादाद इतनी है। लास्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरी पता है ना, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग क्या करते हैं, समय समय पे इन्वेंट्री को क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचेवर इज लेस वाला फंडा इस्तेमाल करते हैं। मान लो अगर उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यूएशन हम क्या करेंगे, कम करेंगे। वैल्यूएशन कम किया तो ऑब्वियसली इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए या फिर लॉन्ग आंसर, ये एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है कि देयर इज नो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, there is no theoretical difficulties of national income, there is no difficulties to calculate national income, या there are difficulties to calculate national income, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर सिर्फ डिफिकल्टी बोला है तो राइट द पॉइंटर्स एंड एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स ऑफ इट। 4 पॉइंट एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा। पॉइंटर देखो, अच्छा बच्चा वो होता है जो पूरा पॉइंटर लिखता है, अच्छा बच्चा वो होता है जो पूरा लिखता है। जैसे मुझे पूछा है नेशनल इनकम, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा नेशनल इनकम का मीनिंग, ठीक है। 2 पॉइंट में मैंने 2, 3, 4 जितना तुमको पॉइंट आता है उतने पॉइंट में उसने नेशनल इनकम लिखा। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो डेफिनेशन लिखा, उसके बाद डिफिकल्टीज ऑफ national income, there are 2 types of difficulties of national income। पहला theoretical, दूसरा practical। 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंटर लिखा, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करो, उस पर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको बोला सिर्फ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी तो सिर्फ प्रैक्टिकल का पॉइंटर लिखो, सिर्फ बोला थियोरेटिकल डिफ़िकल्टी तो सिर्फ थियोरेटिकल का लिखो। लेकिन क्वेश्चन में बोला सिर्फ डिफ़िकल्टी तो आपको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। और ज़्यादा पॉइंटर लिखने से, सिर्फ पॉइंटर्स, हेडिंग लिखने बोल रहा हूँ मैं, हेडिंग लिखने से इंप्रेशन आता है कि इस बंदे को पूरा आंसर याद था, बट उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल करके 4 पॉइंटर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड इफ इट इज कम फॉर 4 मार्क्स तो सोने पे सुहागा, ठीक है, सिंपल। तो नेशनल इनकम का कैल चैप्टर बहुत इजी है, और इसमें से एक डिफाइन या डिस्टिंग्विश तो कंफर्म आएगा जहाँ पर जीएनपी जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और जो डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है वो या तो शॉर्ट नोट्स के लिए पूछेगा या तो लॉन्ग आंसर के लिए पूछता है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ पढ़ने जैसा नहीं है, छोटा चैप्टर लेकिन इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए। डिफिकल्टी है किसी को पक्का?